दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अनोखा और सबसे अनप्रेडिक्टेबल शो हम सबकी जेबें, हमारी बैंक अकाउंट्स और हमारी दिमाग के अंदर चलता है। ये शो है पैसे का और इस शो को समझने के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं। मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा, 3 किरदार, और इन तीनों किरदारों की अंत में एक ऐसा राज छुपा है जो आपको पैसों की देखने की सोच हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, एक सवाल है, क्या आपने कभी किसी को अपनी कमाई को समुद्र में फेंकते हुए देखे हैं? नहीं? तो आज आप ऐसी एक शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है, और उसका नाम है पैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रोफेसर और स्वागत है आप सब लोगों का प्रोफेसर की क्लास में। हमारी आज की क्लास है एक किताब, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। हाँ जी, ये वही किताब है जो मेरे बगल में रखा हुआ है। तो आज हम इस किताब की इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे और इस किताब की ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑथर एक्चुअली क्या चीज इस बुक के माध्यम से देना चाहा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ये किताब क्यों पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए भी या नहीं। हम डिसाइड करेंगे। केस स्टडी नंबर 1, द जीनियस फुल। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था, बहुत ही जीनियस। उसने 20s की उम्र में वाईफाई राउटर का एक ऐसा कंपोनेंट डिजाइन किया जो आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। कई कंपनीज बनाई, बेची, बेपनाह दौलत, वाइल्डली सक्सेसफुल। लेकिन उसकी पैसों के साथ एक अजीब कहानी थी। वो अपनी जेब में हमेशा इतनी मोटी $100 बिल्स की गड्डी लेकर के घूमता था। हर किसी को दिखता था, नशे में, बिना नशे में, हमेशा अपनी दौलत का दिखावा करता हुआ। और एक दिन वो रेस्टोरेंट में था, उससे रेस्टोरेंट में एक लैंप टूट गया। मैनेजर आया, बोला, सर 500 का लैंप है। उसने क्या किया? उसने एक ब्रिक निकाला और बोला, ये लो $5000 और मेरा समय बर्बाद मत करो। एक दिन उसने अपने साथी को हजारों डॉलर्स दिए और कहा, जाओ सामने की दुकान से सोने की सिक्के ले आओ। सिक्के आ गए, समुद्र का किनारा था, और फिर उस जीनियस ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो सोने की सिक्के समुद्र में ऐसे ही फेंकना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि कौन सा कॉइन कितना दूर जाता है, जैसे हम बचपन में पत्थर फेंका करते थे, जस्ट फॉर फन। आप सोच रहे होंगे, इतना पैसा, इतना सक्सेस, इसका अंजाम होगा क्या? वो बर्बाद हो गया, कंगाल, ही वेंट ब्रोक। लेकिन कैसे? एक जीनियस जिसके पास इतना पैसा था, बर्बाद कैसे हो सकता है? इस सवाल को यही रखते हैं। अब देखते हैं केस स्टडी नंबर 2, द इनविजिबल मिलीनियर। रोनाल्ड जेम्स रेड एक अमेरिकन जेनिटर, सफाई कर्मचारी और एक गैस स्टेशन पर अटेंडेंट। 25 साल गाड़ियां ठीक की, 17 साल झाड़ू लगाया। हाई स्कूल पास करने वाला अपने परिवार का पहला इंसान। रोज लिफ्ट मांगकर कैंपस से घर जाता था। एक छोटा सा घर, एक सिंपल, बहुत ही सिंपल जिंदगी। उसका शौक था लकड़ी काटना। दैट्स इट। 2014 में 92 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई, और जैसे ही वो मरा, वो इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गया। एक जेनिटर हेडलाइंस में क्यों? क्योंकि जब उसकी वसीयत खुली तो पता चला कि रोनाल्ड रेड मरते वक्त $8 मिलियन का मालिक था। आज के हिसाब से 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। उसने $6 मिलियन अपने लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान कर दिए। सब हैरान थे, परेशान थे। ये पैसा कहां से आया? कोई लॉटरी, चोरी या पुराना खजाना? नहीं, देयर वॉज नो सीक्रेट। उसने अपनी छोटी सी कमाई से थोड़ा थोड़ा बचाया और ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, और फिर उसने इंतजार किया 10 साल, 20 साल, 50 साल। एक जेनिटर से एक फिलैंथ्रोपिस्ट। अब एक तरफ एक जीनियस जो कंगाल हो गया, दूसरी तरफ एक मामूली जेनिटर जो करोड़पति बन गया। अजीब है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है हमारा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट किरदार, रिचर्ड फुस्कोने। हार्वर्ड से पढ़ा था, मार्लिन लिंच का टॉप एग्जीक्यूटिव। इतना सक्सेसफुल कि 40 की उम्र में ही रिटायर हो गया। लोग उसकी बिजनेसेस, उसकी लीडरशिप की कस्में खाते थे। रोनाल्ड रेड का बिल्कुल ऑपोजिट। उसने एक 18,000 स्क्वायर फुट का घर बनवाया, 11 बाथरूम्स, 2 लिफ्ट्स,
2 स्विमिंग पूल्स और 7 गराज, जिसका महीने का खर्चा $90,000 था। और फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिस वक्त रोनाल्ड रेड द जेनिटर चुपचाप गुमनाम करोड़पति बन रहा था। उस वक्त रिचर्ड फुस्को ने द जीनियस एक जज के सामने कह रहा था, करंटली आई हैव नो इनकम। उसका घर नीलाम हो गया। तो आपने 3 कहानियां देखी, एक जीनियस जो बर्बाद हो गया, एक आम इंसान जो करोड़पति बन गया, और एक फाइनेंशियल विजर्ड जो सड़क पर आ गया। इन तीनों में क्या फर्क है? इंटेलिजेंस? नहीं। एडुकेशन? बिल्कुल नहीं। कनेक्शंस? नहीं। फर्क था बिहेवियर का, बर्ताव का। यही इस किताब का और इस शो का सबसे बड़ा राज है। डूइंग वेल विथ मनी हैज लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। पैसा कमाना आपका दिमाग का नहीं, आपका नेचर का खेल है। आपने कभी सोचा है दुनिया में 2 चीजें हैं जो हर इंसान को असर करती है, चाहे उसकी उसमें दिलचस्पी हो या ना हो? हेल्थ और मनी। हेल्थ इंडस्ट्रीज को देखिए, ये मॉडर्न साइंस की जीत है। साइंटिफिक डिस्कवरीज ने डॉक्टर्स के पुराने आइडियाज को बदल दिया है और आज हम सब पहले से ज्यादा हेल्दी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। यहाँ तरक्की साफ दिखती है। लेकिन मनी इंडस्ट्री, इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, ये एक अलग ही कहानी है। पिछले कुछ डिकेड्स में फाइनेंस की दुनिया की सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को अपनी तरफ खींचा है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सबसे पॉपुलर मेजर था। तो अब सवाल यह है कि इतने स्मार्ट लोग इंडस्ट्री में आने से क्या हम बेहतर इन्वेस्टर बन सके हैं? मैंने इसका कोई सबूत नहीं देखा, नन। हमने ट्रायल एंड एरर से बेहतर किसान, बेहतर प्लम्बर, बेहतर केमिस्ट बनना सीख लिया। लेकिन क्या हमने ट्रायल एंड एरर से अपनी पर्सनल फाइनेंस को बेहतर करना सीखा है? क्या हम कम कर्ज लेते हैं, रिटायरमेंट के लिए तैयार रहते हैं? नहीं, कोई कंपेलिंग एविडेंस नहीं है। क्यों? इस क्यों का जवाब ही सब कुछ है। सन 2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया को घुटने पर ला दिया, मैं समझना चाहता था कि आखिर क्या हुआ। लेकिन मैंने एक अजीब चीज देखी। कोई भी ठीक से नहीं बता पा रहा था कि ये क्यों हुआ। हर एक एक्सप्लेनेशन के लिए एक उतना ही कन्विंसिंग काउंटर एक्सप्लेनेशन था। एक इंजीनियर बता सकता है कि ब्रिज क्यों गिरा, क्योंकि फिजिक्स कंट्रोवर्शियल नहीं है। उसके नियम होते हैं, लॉज होते हैं। लेकिन फाइनेंस अलग है। ये लोगों की बिहेवियर से चलता है और मेरा बिहेवियर मुझे बिल्कुल आम लग सकता है, पर आपको पागलपन। तब मैं समझा, अगर आपको समझना है कि लोग कर्ज में क्यों डूबते हैं तो इंटरेस्ट रेट की स्टडी मत कीजिए। लालच, इनसिक्योरिटी और उम्मीद की इतिहास को पढ़िए। अगर आपको यह समझना है कि इन्वेस्टर्स मार्केट गिरते ही सब कुछ क्यों बेच देते हैं, तो फ्यूचर रिटर्न्स की मैथ मत पढ़िए। उसके उस दर्द को महसूस कीजिए जब वो अपने परिवार को देखता है और सोचता है कहीं उसके फैसले उनका भविष्य बर्बाद तो नहीं कर देगा। एक फिलोसोफर ने कहा था, हिस्ट्री नेवर रिपीट्स इटसेल्फ, मैन ऑलवेज डज। इतिहास खुद को नहीं दोहराता है, इंसान दोहराता है। और पैसों के मामले में ये बिल्कुल सच है। इसी रिसर्च के आधार पर 2018 में मैंने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें मैंने इंसान की 20 सबसे बड़ी गलतियां, बायसेस और आदतों को समझाया जो पैसों के मामले में उसे फेल करती है। उसे 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने पढ़ा। यह सीरीज उसी रिपोर्ट का एक डीपर ड्राइव है। ये एक वार्निंग है, एक रिविलेशन है, ये एक इनविटेशन है, एक नए नजरिए से पैसों को समझने के लिए। मैं आपको 20 चैप्टर्स में 20 अलग अलग स्टोरी सुनाऊंगा। हर एक स्टोरी आपको ये बताएगी कि पैसा कमाते कैसे हैं। ये किसी फॉर्मूला से नहीं आता है, ये साइकोलॉजी से आता है। ये 20 सबसे इंपॉर्टेंट और अक्सर सबसे अजीब लेसन्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हर चैप्टर अपने आप में एक लेसन है। पैसा हर जगह है, हम सबको इफेक्ट करता है और हम सबको कंफ्यूज करता है। ये एक आईना है जो इंसान को असली चेहरा दिखाता है। एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। और इस शो को पूरा समझने के लिए हम इस किताब को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हर एक पार्ट में हम 10-10 चैप्टर्स कवर करेंगे।
हम हर एक चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और पैसों से जुड़ी हुई हर एक सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे ताकि हम इन चीजों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई कर पाए। किताब उस तरीके से पढ़ के क्या फायदा कि उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही ना हो या कुछ दिन बाद भूल जाए। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखे या ना रखे। ये हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ मनी का इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पर खत्म करता हूं। मुझे लगता है कि मेरी तरह आप सब लोगों को भी अब इस किताब को जानने के लिए इच्छा जगा है। हो सकता है आप में से कई लोग इस किताब को पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस किताब को जितना सिंपल तरीके से हो सकता है उतना सिंपल तरीके से डिकोड करने की कोशिश किया हूं, जो कि आपको आगे की 2 वीडियोस में मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे की वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंच जाए तो प्रोफेसर को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा और उसके साथ साथ लाइक और कमेंट तो है ही आपके हाथ में। नमस्ते।